यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और भारत की बात करें तो वह यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। और निर्यात गंतव्य की बात करें यानी कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात जहां पे किया जाता है जिन जिन देशों में, उसमें दूसरे नंबर पे सबसे प्रमुख देश है यूएई, पहले नंबर पर है अमेरिका। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूएई और भारत का व्यापारिक संबंध बहुत तगड़ा है, यानी कि पैसे का लेन देन भी खूब सारा होता है। तो यह पैसे का लेन देन ना तो भारतीय रुपए में हो रहा था, ना तो वहां की करेंसी दिरहम में हो रहा था, तो किस में हो रहा था? वह हो रहा था डॉलर में। और इसी बात को एक खास समझौते के माध्यम से बदलने का प्रयास किया गया है, यानी कि अब सारा लेन देन डॉलर की जगह पे घरेलू मुद्राओं के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो इसी बात को आज हम विस्तार से समझेंगे इंडेप्थ के प्रोग्राम में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे खबर से। द इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विथ लोकल करेंसीज। तो बात वही आ रही है कि दोनों देशों की जो लोकल करेंसी है उसके माध्यम से पूरा का पूरा व्यापार होगा दोनों देशों में। तो यह चर्चा में क्यों है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के मायने क्या हैं, इससे क्या कुछ फायदा निकल सकता है, स्पेशली निर्यातकों को क्या लाभ मिलेगा। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपस में हम ना सिर्फ यह तय कर रहे हैं कि एक दूसरे की मुद्राओं से लेन देन करेंगे, बल्कि जो भुगतान प्रणाली है, जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें तो यूपीआई है, वहां की भुगतान प्रणाली से उनका आपस में किस तरह से संबंध बेहतर किया जाएगा, उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे पेमेंट करना भी भुगतान प्रणाली के माध्यम से आसान हो सके। इससे लाभ एवं उम्मीदें क्या हैं, इन्हें जानते हुए आगे की राह देखेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। 15 जुलाई को अभी हाल ही में आरबीआई ने अपनी तरफ से जानकारी दी है कि अब जो है भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई और भारत का रिजर्व बैंक, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया है। और यह समझौता तब हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री वहां विजिट पर स्वयं गए हुए थे, अभी हाल ही में गए हुए थे एक दिन की विजिट पर। तो वहां पर दो समझौते हुए हैं दोनों केंद्रीय बैंकों के माध्यम से, यानी कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के माध्यम से। तो जो पहला समझौता हुआ है वह यह हुआ है कि जो सीमा पार लेन देन है, यानी कि आयात और निर्यात की जो बात हो रही है यहां पे, वहां पर स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की बात कही गई है। यानी कि अगर कोई वहां डिमांड करता है भारत के किसी प्रोडक्ट की, तो यहां से कोई इनवाइस अगर बनाएगा तो वह रुपीज में बना सकता है, यानी कि रुपीज में बिल तैयार होगा, ना सिर्फ भारत की तरफ से रुपीज में, वहां दिरहम में, और उसका पेमेंट भी उसी हिसाब से होगा। कैसे होगा इसको अभी हम आगे देखते हैं, समझते हैं। और दूसरा जो समझौता हुआ वो क्या हुआ है, भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए। वही बात जो मैंने आपसे कही, जैसे भारत में यूपीआई है उसी तरह से एक भुगतान प्रणाली वहां पर भी है, तो उनको आपस में जोड़कर पेमेंट मेथड को बेहतर किया जाएगा, दोनों देशों के लिए आसान किया जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी मुद्रा में तभी तो पेमेंट कर पाएंगे, वहां पे भी अगर चाहे तो करना चाहे करें। अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है अंतरराष्ट्रीयकरण। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। लेकिन यह किसी भी करेंसी का, किसी भी देश की घरेलू करेंसी का अंतरराष्ट्रीयकरण, यहां पे हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कुछ दिनों पहले हमने इस पर बात भी की थी, अंतरराष्ट्रीयकरण पर एक इंडेप्थ का एक टॉपिक भी है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो आप समझिए कि भारत के लिए रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का दरवाजा एक तरह से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल पहले रूस के माध्यम से शुरू होने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वह हो नहीं पाया। होने की वजह यह थी कि जो हमने क्या बताया था, व्यापारिक भागीदारी दोनों तरफ से बराबर होगी तो आसान होगा। जैसे कि हमें रूस से बहुत कुछ चाहिए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तेल के मामले में हो, लेकिन रूस को हमसे उतना कुछ नहीं चाहिए। तो व्यापारिक भागीदारी ऐसी थी, रुपए से लेन देन होना संभव नहीं था, क्योंकि रूस का कहना यह था कि हम आपसे रुपए ले भी लेंगे तो उसका हम करेंगे क्या, हम आपसे कुछ तो बहुत ज्यादा ले नहीं रहे। लेकिन यहां पे देखिए कि दोनों तरफ से लेन देन ज्यादा हो रहा था यूएई और भारत के बीच में, इस वजह से यह समझौता होना आसान हुआ। और रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यूएई स्थानीय मुद्रा हमारी लेगा, हम उसकी लेंगे, इसके माध्यम से अन्य बहुत सारे देश ऐसे तैयार हैं जो स्थानीय मुद्रा यानी कि रुपए में लेन देन करने के लिए राजी हो रहे हैं। तो आगे चल के बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं जिस तरह से रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन होगा। तो आपको पता होगा भुगतान संतुलन एक होता है, दुनिया भर में जितना भी
आया और गया, यानी कि आयात और निर्यात होता है और पैसे का आना जाना होता है, आवाजाही होती है, वो सारी की सारी बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में हमें दिखाई देती है। यहां पे दो खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में मुख्य रूप से क्या होगा, जो आयात और निर्यात से संबंधित हैं चीजें, जो धन है वह वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के मामले में हो सकता है, लेकिन आयात और निर्यात की बात हो रही है। लेकिन अगर हम ऋण और निवेश की बात करें तो वह हमें पूंजी खाते में दिखाई देगा। तो पूरी की पूरी तरह से चालू खाते में तो यह लेन देन संभव हो पाएगा रुपए में, लेकिन कुछ मात्रा में जितनी अनुमति रहेगी निवेश और ऋण के मामले में, वह देखने को मिलेगी हमें पूंजी खाते में। तो यह अभी आगे कितना आगे बढ़ता है, यह फ्रेमवर्क तैयार होगा तो हमें पता चलेगा कितने क्षेत्र में। फिलहाल के लिए यहां पर पूंजी खाते में अनुमति जहां तक रहेगी वहीं तक के लिए यह लेन देन हो सकेगा रुपए में। अब आगे देखते हैं लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के मायने क्या हैं। जिस तरह से हम यूएई और भारत दोनों ही एक दूसरे की लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके मायने क्या हैं। हम भारत की तरफ से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि इन दोनों का ही उपयोग जब हम बढ़ाते हैं तो वहां पर बहुत बेहतर होता है कि वह काम जल्दी हो जाता, जिसमें समय लगता था। यानी कि एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, जिसको लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, जब वह आ जाएगा तो जो काम, जो समय ट्रांजैक्शन होने में लगता था उतना समय नहीं लगेगा। साथ में इसके अलावा जो समय लग रहा था वह नहीं लगेगा, और जो इनवॉइस बनता था, जिसको हम बिल वगैरह बोलते हैं, वह बिल भी अब हम घरेलू मुद्रा में बना सकेंगे। मतलब वहां कोई बैठा व्यक्ति यूएई में बिल बनाना चाहता है तो अपनी मुद्रा में बिल बना सकता है, वो एक्सेप्टेबल होगा। डॉलर में बनाने की उसको जरूरत नहीं है। साथ में जब हम लोकल करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं तो अगर भारत के रुपए को एक्सेप्ट कर रहा है यूएई, तो यानी कि यूएई के पास रुपए आते जाएंगे, और भारत दिरहम एक्सेप्ट करेगा तो भारत के पास दिरहम आते जाएंगे। तो डॉलर पर यह जो निर्भरता खत्म होगी, इसके साथ साथ यह जो हमारे पास एक क्षमता बनेगी, दिरहम हमारे पास इकट्ठा होगा तो हम उसी से ही जो कच्चा तेल है या जो चीजें हम खरीद सकते हैं। तो हमारे पास वह मुद्रा सीधे सीधे रहेगी जिस पर डॉलर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम और बेहतर तरीके से अभी समझेंगे। फिलहाल के लिए देखिए निर्यातकों को लाभ क्या मिलने वाला है। धन का निवेश और आवाजाही आसान होगी, जो मैंने आपसे कहा। बीच में डॉलर जो आता था वह नहीं आएगा, क्योंकि बार बार कन्वर्ट करना पड़ता था करेंसी को। इसकी वजह से विनिमय दर का एक जोखिम रहता था, एक्सचेंज रेट का। अब यह विनिमय दर, एक्सचेंज रेट से मतलब क्या है कि देखिए रुपया है, रुपए से अगर हमें मान लीजिए पेमेंट भेजना है तो रुपए से पहले वो कन्वर्ट होगा डॉलर में, फिर होगा दिरहम में। तो एक्सचेंज रेट की वजह से हमें ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, ब्रोकर चार्ज भी लगेगा। तो हमें जो चीजें कम पेमेंट में हो सकती थी उसके लिए हमें पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस भी थोड़ी सी लंबी होगी, तो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लग रहा है और साथ साथ में सेटलमेंट टाइम फॉर द ट्रांजैक्शन, ये दोनों भी देखने को मिलता है। तो हम इस दोनों से बच जाएंगे। और मान लीजिए आगे कभी भी ये डॉलर की वैल्यू फिर चाहे कभी कम हो चाहे कभी ज्यादा हो, डॉलर कमजोर हो, मजबूत हो, या डॉलर की स्थिति क्या भी होती हो, उससे रुपए और दिरहम में व्यापार करने वाले जब डायरेक्ट व्यापार करेंगे तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुनिया भर में डॉलर के जो भी इफेक्ट दिखाई देते हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगे कि डॉलर ऊपर नीचे जाता है और एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होता है, तो वह प्रभाव हमें नहीं झेलना पड़ेगा। और सुविधाएं तो होंगी ही, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सेटलमेंट टाइम वाली। साथ में देखें तो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि यह विस्तार पिछले एक साल में बहुत ज्यादा हमने देखा है, अच्छा खासा बढ़ा है, पर साल दर साल भारत और यूएई के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि पिछले साल ही एक समझौता हुआ था, उस समझौते के माध्यम से और ज्यादा निवेश आया और यूएई की तरफ से भारत में अच्छा खासा निवेश भी आता रहा है। साथ में देखें हम जो चीजें आयात करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हम पेमेंट अगर दिरहम में करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यह नेसेसरी पेमेंट है हमारे लिए। जैसे कि हम पहले तो भारत द्वारा आयात की जाने वाली चीज देखी तो यूरेनियम, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम संबंधी उत्पाद हो गए। अब इस मामले में देखिए भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है यूएई। उसके अलावा एलएनजी और एलपीजी सप्लाई करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है भारत को सप्लाई करने के मामले में। अब भारत से यूएई को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि खनिज ईंधन हो गया, खनिज तेल हो गया, बिटुमिनस पदार्थ हो गया, मोम हो गया, इसके बाद मोती, कीमती पत्थर, धातु, विद्युत मशीनरी, उपकरण आदि, बहुत सारी चीजें। तो इनका लेन देन अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण लेन देन है
जो कि होता ही रहेगा, दूर समय तक हमें दिखाई देता है। तो भारत के पास चाहे जितना दिरहम इकट्ठा हो जाए, चाहे यूएई के पास जितना रुपया इकट्ठा हो जाए, वह खर्च होता रहेगा, वह प्रवाह बना ही रहेगा। तो उसका कोई झंझट नहीं है कि हम एक दूसरे की घरेलू मुद्रा को स्वीकार करते हैं तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। अब बात करें निर्यातकों को क्या लाभ मिलेगा, हम थोड़ी सी और समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ और लाभ देखे हैं, अभी कुछ और लाभ देखेंगे। जैसे कि भारत यूएई व्यापार बढ़कर अभी 2022-23 के दौरान अप्रैल से मार्च के बीच में पिछले 1 सालों में 84.5 यूएस बिलियन डॉलर हो गया। अब यह और बढ़ने की संभावना है और उम्मीद लगाई जा रही यह 100 तक पहुंच सकता है, और यह 100 तक पहुंचाने में मददगार होगा यही घरेलू मुद्रा की स्वीकृति। साथ में हम देखें, जो बात मैंने आपसे कही थी कि तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का, दूसरी बात हम देखें तो भारत स्वयं यूएई का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है यूएई, पहले नंबर पर यूएसए है। अब यहां पर देखिए, भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के मायने क्या है, हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि दूसरा जो समझौता हुआ था वो यही था, भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए। तो भारत की तरफ से यूपीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और दूसरी तरफ है यूएई समकक्ष, ये क्या है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीपी, आईपीपी प्लस यूपीआई, ये दोनों मिलके पेमेंट को आसान करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से रुपए और दिरहम के लिए पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में एक समझौता हो चुका है। अब इससे लिंकेज से क्या होगा, जो मैंने आपसे बात कही हमारे लिए सुविधाजनक तो होगा ही, सुरक्षित भी होगा, और इसकी लागत प्रभावी सीमा पर रहेगी, जो हमें फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगी। और किस माध्यम से होगा, देखिए यहां पर एक होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस जिसे हम बोलते हैं, तुरंत समय पर यह सेटलमेंट हो जाता है, तुरंत समय पर हम जैसे ही पेमेंट भेजते हैं पहुंच जाता है, यह सुविधा इसमें रहेगी। और यह किसके माध्यम से हो पा रहा है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, यह भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में यह क्यों महत्वपूर्ण है, हम यह यूपीआई और आईपीपी को आपस में जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत से भारतीय जाते हैं और बहुत से भारतीय वहां रह के काम भी करते हैं, जिनको पेमेंट समस्या की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वह पैसे भेजने की बात हो, चाहे पेमेंट करने की बात हो। तो इसके माध्यम से यह आसान हो सकेगा, इस दूसरे समझौते के माध्यम से। अब बात करें लाभ एवं उम्मीदें क्या हैं, तो देखिए, एक तो लाभ यह है ही कि जो व्यापारिक भागीदारी है वह दोनों ही देशों के लिए बढ़ती जा रही है, पहले नंबर पे तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे देखिए बात क्या होती है कि जो हमने कहा कि रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण भी होता जा रहा है, जो कि आगे हम बहुत सारी संभावनाओं को देखते हैं उसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर की आपूर्ति हमारी बढ़ेगी, क्योंकि जो बहुत सारे खर्चे हमारे थे यूएई में, जो हम डॉलर से करते थे, जब हम दिरहम से करने लग जाएंगे, सॉरी रुपए से करने लग जाएंगे, हमारे पास दिरहम भी उनका रहेगा। तो जिस प्रकार से हम घरेलू मुद्रा से पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का स्टॉक हमारे पास बढ़ेगा, जो दूसरी जगह से आ रहा होगा। साथ में डॉलर पर निर्भरता भी कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखें तो रुपए की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी, तो बहुत सारे देश जो लाइन में लगे हुए हैं, जो चाहते भी हैं कि रुपए पे अपने चीजों को खरीदे बेचें। बहुत सारे देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका के देश भी हैं, एशिया के कुछ और देश भी हैं, ये सारे के सारे चाहते हैं कि वह रुपए में लेन देन करें, यानी कि रुपए की साख बढ़ेगी, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण इसी तरह से धीरे धीरे होता रहेगा। जितना देशों में एक्सेप्टेबल होगा उसी तरह से अंतरराष्ट्रीयकरण की उसकी साख बेहतर होगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना कर रहे जी सारे देश होंगे, अधिकतर ये वही के वही देश हैं जहां पे विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है। इसी के साथ ही आगे की राह की बात करें अगर, तो अब देखिए यहां पे आपको ये बात समझना होगा कि ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक एसओपी बन जाए। जैसे कि हमने समझौता कर लिया यूएई के साथ में, अब इस यूएई के साथ हम जब समझौता कर रहे हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन तैयार होगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस करना होगा। जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक हो गया, उधर यूएई का वहां का सेंट्रल बैंक हो, ये स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्रोसेस बनाएंगे। उस प्रोसेस के लिए एक पूरा इंस्ट्रक्शन तैयार होगा, तो वह इंस्ट्रक्शन जो तैयार होगा वह कहलाएगा एसओपी। और यह जो एसओपी है
यह जैसे हमने यूएई के साथ सारा प्रोसेस फाइनल कर लिया, तो उसके बाद सेम उसको उसी तरीके से अन्य देशों के साथ भी अप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण इसी माध्यम से धीरे धीरे हमें होता हुआ दिखाई देगा और अपने आप में एक बेहतर फ्रेमवर्क जब तैयार हो जाएगा भारत और यूएई का, तो व्यापारिक भागीदारी तो बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही है। तो ये सारा का सारा टॉपिक था। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ घरेलू मुद्राओं के माध्यम से लेन देन के लिए समझौता किया है? सिंगापुर, रूस, यूएई और बांग्लादेश। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक जरूरी बात कि मैं पान, गुटखा, सुपारी, तंबाकू ये सब नहीं खाता हूं। और एक जरूरी सूचना भी, सूचना क्या है कि आईएएस प्रीलिम 2024 के लिए अगर आप लाइव ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं जीएस का या सीसैट का, तो कक्षाएं आरंभ हो चुके हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।